हेलो बच्चों, YouTube चैनल हमारे एस सी स्क्वायर में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको क्लास 7 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एयर पार्ट 6 लेके आया हूँ। ये लास्ट पार्ट है, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इससे पहले के जो पार्ट हैं आप हमारे YouTube चैनल एस सी स्क्वायर में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं, है ना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे आपको जो भी वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो जैसा कि मैंने बताया ये लास्ट पार्ट है, और इससे पहले के जो पार्ट हैं मैं इस वीडियो में आपको उनका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के लिंक को, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 एंड पार्ट 5 वो सब देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा पॉल्यूशन ऑफ एयर। आज का टॉपिक है पॉल्यूशन ऑफ एयर, यानी कि एयर में पॉल्यूशन, प्रदूषण। तो एयर पॉल्यूटेंट्स मतलब एयर हमारी प्रदूषित हो रही है, पॉल्यूटेंट्स हो रही है ना। कैसे हो रही है? बहुत सारे इफेक्ट हैं उसके, इंडस्ट्री है, ट्रैफिक है ना, व्हीकल्स हैं, सब कुछ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है तो एयर पॉल्यूट होती चली जा रही है। तो देखो, एयर पॉल्यूटेंट्स आर हार्मफुल टू अस, हार्मफुल होती है हमारे लिए। इन अर्बन एंड द इंडस्ट्रियल एरियाज द एयर कंटेन्स पॉल्यूशन। आप शहरी या ग्रामीण इलाकों में कहीं पे भी जाओ या इंडस्ट्रियल एरियाज में जाओ तो वहाँ पे एयर जो है हमारी कंटेन्स पॉल्यूशन, एयर में क्या है? पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन आर हार्मफुल टू अस, हमारे लिए हार्मफुल है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है, बिल्कुल ठीक है। तो हार्मफुल सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन एयर आर नोन एज द एयर पॉल्यूटेंट्स। तो जो हमारे जो नुकसानदायक जो तत्व हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, जो चीज़ें नुकसान कर सकती हैं एयर के अंदर, वो पाई जाती हैं। उसी की वजह से हम क्या कहते हैं? एयर को एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, यानी कि ये एयर खराब है, प्रदूषित है। ठीक है, तो देखो समझते हैं बुलेट वाइज इसको। और तो पहला बुलेट क्या कहता है? ऑक्साइड ऑफ द सल्फर, यानी कि SO2 एंड SO3 रिप्रेजेंटेड बाई SOx। तो जो हमारा जो सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे SO2 SO3 है ना, इनको SOx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दे कम फ्रॉम वैल्कोनिक इरेप्शंस एंड द बर्निंग ऑफ द सल्फर एंड द सल्फाइड मिनरल्स। अब ये टर्म आता है वैल्कोनिक इरेप्शंस, ठीक है ना। तो देखो, वैल्कोनिक इरेप्शंस हमारे वो होते हैं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, है ना, ज्वालामुखी विस्फोट की तरह से, तो उनको हम वैल्कोनिक इरेप्शंस बोलते हैं। तो जो हमारे ये जो SO2 और SO3 होते हैं ना, ये भाई साहब इतने भयंकर होते हैं कि अगर ये मिल जाते हैं ना तो विस्फोट करते हैं, तो बहुत तगड़ा करते हैं, जिसका है ना विस्फोट बहुत ज़बरदस्त होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं वैल्कोनिक इरेप्शंस हैं, है ना। और कैसे होगा ये? बर्निंग ऑफ सल्फर एंड सल्फाइड मिनरल्स, सल्फर और सल्फाइड मिनरल्स को जलाने पर। ठीक है, दूसरा नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है? जो हमारे जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, ये सल्फर के ऑक्साइड से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जैसे NO और NO2, और सल्फर के SO2 एंड SO3, तो NO एंड NO2, तो ये रिप्रेजेंटेड बाई NOx होंगे। ठीक है ना। दे कम फ्रॉम द कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। और ये कहाँ से मिलता है हमें? नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से मिलते हैं? जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो ना सौयों हजारों सालों से ना नीचे ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में दफन है, बरीड मटेरियल्स हैं। कोई भी चीज़ दफन है, वो सड़ गल गई है ना, तो उनको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल्स। तो ये हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड उनसे बरीड मटेरियल से मिलता है, जो ज़मीन के अंदर कई हज़ारों फीट है ना नीचे दफन है, हज़ारों सालों से, सौयों सालों से, तो उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो ये हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा फॉसिल फ्यूल से मिलता है। फॉसिल फ्यूल्स मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, ये सब हमारा जो ना कहाँ से मिलता है? फॉसिल फ्यूल से मिलता है। ठीक है ना। तो जो चीज़ें हमारी ना हज़ारों सालों से नीचे दफन है, सड़ गल गई हैं, पेड़ है, पौधे हैं, जंगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हमारी फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गई। उन्हीं से तो हम अपना पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल ये सब बनाते हैं ना। ठीक है ना। तो डस्ट एंड सूट, है ना। तो डस्ट एंड सूट, सूट का मतलब होता है एक तरीके से मतलब गंदगी, कालिक, है ना, कूड़ा, गर्दा। तो डस्ट एंड गर्दा जो सूट है कलेक्टिवली नोन एज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो जो हमारा जो डस्ट और जो सूट है ना, डस्ट है, धूल है, या फिर हमारा जो कोई कूड़ा करकट है ना, तो उसको हम SPM बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, सूट इज अनबर्न्ट पार्टिकल। सूट जो है हमारा कोई अनबर्न्ट पार्टिकल है, जला हुआ पार्टिकल नहीं है। फ्रॉम फ्यूल्स विच आर स्मोक, है ना। तो वो क्या है? मतलब धुआं है जैसे, है ना। कालिक मतलब कहाँ से आएगी? कालापन, वो धुआं से आएगी ना। तो कुछ और क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी जो पॉल्यूशंस में पाई जाती हैं, वो कौन सी हैं? देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, है ना,
ये हमारा क्या होता है, फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द कार्बन, कार्बन का पूरी तरीके से ना जलना, उसी से पूरी तरीके से नहीं जलेगा तो उसी से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। यानी कि एयर में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, एयर पॉल्यूएंट्स में, ठीक है ना। प्रदूषित हवा में क्या क्या हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S रिजल्टिंग बायोडिग्रेडेशन, तो ये हमारा बायोडिग्रेडेशन से होता है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको ना जो खुद ही मतलब ख़त्म हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं और इनका इन्वायरमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इको फ्रेंडली होती है बायोडिग्रेडेशन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हम H2S की वजह से हमारा बायोडिग्रेडेशन मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलो चलते हैं आगे की तरफ। अब आता है टॉपिक हमारा एसिड रेन, ठीक है ना। एसिड रेन जो मैंने नाइट्रेट सॉलिड्स और ये सब बताए थे ना पहले, उसी के बारे में देखो। तो एसिड रेन, द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट एज पॉल्यूटेंट्स इन द एयर रिएक्ट विद द वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म एसिड्स। मैं आपको पहले ही बताया था कि जो आपके जो सल्फर के जो ऑक्साइड है और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, ठीक है ना, वो हमारे पॉल्यूएंट्स में है, यानी कि पॉल्यूएंट्स में उपस्थित हैं। जो हमारी ख़राब प्रदूषित हवा है उसमें हमारा क्या क्या है, और है ना, ये हमारे सल्फ़र ऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो वो जब बारिश होगी तो वाटर के साथ में प्रेजेंट हो जाएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो उसकी वजह से हमारी एसिड रेन होगी, यानी कि एसिड हो जाएगा रेन के अंदर। तो उसी को बोलते हैं एसिड रेन। क्लियर है, बहुत आसान है। तो दीज एसिड कम्स डाउन विद रेन, तो ये जो एसिड है ना वो नीचे की तरफ आते हैं बारिश के साथ में, है ना, एंड मेक्स द वाटर एसिडिक, और पानी को कैसा बना देते हैं, एसिडिक बना देंगे यार, सीधी सी बात है ना। तो इस तरह की रेन्स को हम एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो एसिड फॉर्म एज फॉलोज, तो एसिड कैसे कैसे बनता है, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि सल्फ्यूरिक डाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना भाई पूरे अच्छे तरीके से समझ लेना। और अगर ये एग्ज़ाम में अगर आपने लिख दिया तो बस क्या बात है, आपको देखने में खतरनाक लगेगा लेकिन है बहुत आसान। देखो करते हैं कैसे। है ना, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड है जिसको SO2 बोलते हैं। जब वो ऑक्सीजन के साथ में यानी कि एयर के साथ में कंबाइंड कराता है तो सूट एंड मिनरल पार्टिकल्स यानी कि कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही पार्ट में बता दिया था, फिर भी बता रहा हूँ। कैटालिस्ट हमारे वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को के रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन जिनकी वजह से ऐड करने से तेज़ी से होने लगे, उसको बोलते हैं कैटालिस्ट। तो हमारा क्या बनाएगा, जब हमारा सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में मिलेगा तो हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, यानी कि SO3, ट्राई मतलब 3 तो SO3, ठीक है ना। जब ये वाटर के साथ में फिर रिएक्ट कराएंगे H2O के साथ में तो आपको क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, यानी कि H2SO4 मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, H2SO4 मिलेगा, और क्या होगा, ये मिलेगा। अब देखो, और यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO को जब हमारा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ऐसे नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, यानी कि NO2 मिलेगा। और वाटर के साथ में फिर ये आपको नाइट्रिक एसिड देगा या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड दे देगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3। आप पढ़ चुके हैं पहले, मैंने पढ़ा दिया है। तो देखो है ना, थोड़ा सा इसको समझो, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया है तो आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला है। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, H2SO4। ऐसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, यानी कि NO2 मिलेगा, और वाटर के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, यानी कि HNO3 मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, है ना। तो देखो क्या कह रहा है, इन सम इंडस्ट्रियल एरियाज, कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रेजेंट, कुछ जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री है ना उन क्षेत्रों में क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रहेगी एयर में, है ना। तो वो एयर हमारी पॉल्यूएंट्स होगी, प्रदूषित होगी, है ना, पॉल्यूटेड होगी। इट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो जो हमारी जो इस एयर में रहेगी घुल के हमारा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस इसमें एयर पॉल्यूएंट में घुल के रहेगी तो वो क्या कर देगी ना, वो वाटर के साथ में डिजॉल्व हो जाएगी और क्या बनाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगी, विच ऑल्सो कम डाउन विद द रेन। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रेन के साथ में आएगी, ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे। यहाँ पर देखो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं एसिड रेन के, इसके बारे में पढ़ो ज़रा
कि इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन यहाँ पर बताया गया कि एसिड रेन के क्या इफेक्ट हैं। तो देखो नंबर 1 पे क्या कह रहा है, द वाटर ऑफ लेक्स, यानी कि जो एसिड रेन अगर होगी, जो हमारे जो नदी तालाब हैं इन सब के पानी क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे, है ना। तो जिसकी वजह से हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होगी। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब और एनिमल्स क्या होता है, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो जो उगते हैं, और एनिमल्स जैसे फिश वगैरह पानी में रहते हैं तो उनको बोलते हैं एक्वेटिक, ठीक है। नंबर 2 पे क्या कहता है, द सॉइल बिकम एसिडिक, और सॉइल भी हमारी कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। देयरफॉर अनसेटेबल फॉर द कल्टीवेशन, यानी कि जब हमारी सॉइल ही एसिडिक हो जाएगी तो खेती में जो क्रॉप्स जो होगी ना वो भी बहुत अच्छी मात्रा में नहीं होगी, ये भी बहुत नुकसान है। तो ये इफेक्ट है एसिड रेन के। नंबर 3, जो आपके जो मोनूमेंट्स और बिल्डिंग एंड द स्कल्पचर्स हैं ना वो इरोडेड हो जाएंगे। कैसे कि हमारे जो मोनूमेंट्स होते हैं, जो मोनूमेंट्स मतलब जो हमारे स्मारक होते हैं पुराने पुराने, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया वगैरह वगैरह, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई कोई पुरानी, या स्कल्पचर्स हो गए। स्कल्पचर्स का मतलब होता है आपकी मूर्ति वगैरह जो हो गई ना, वो सब क्या है, घिसने लगेंगी, इरोडेड होने लगेंगी यार, सीधी सी बात है। एसिड रेन पड़ेगा तो उसके अंदर वो घिसने लगेंगी। अब मूर्ति होगी तो कोई मिट्टी की तो ठीक है होती है, बट कई सारी जो मटेरियल की भी तो होती है, मेटल की, तो वो घिसने लगेंगी। तो ये सब इफेक्ट पड़ता है आपका एसिड रेन से, ठीक है ना। अब देखो लास्ट टॉपिक आ जाता है डैमेज टू, है ना, स्कल्पचर एंड मॉन्यूमेंट्स। तो किस तरीके से हमारे जो स्कल्पचर हैं, यानी कि जो हमारे जो स्मारक हैं जो पुराने पुराने, जैसे मैंने अभी ये ताजमहल हो गया, लाल किला वगैरह हो गया, तो ये किस तरीके से उनको इफेक्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है। मॉन्यूमेंट्स मतलब मूर्तियों को, इन दोनों को कैसे कर सकता है। तो स्कल्पचर एंड मॉन्यूमेंट्स आर जनरली मेड ऑफ द वैल्यूएबल स्टोन्स लाइक द मार्बल। तो जितने भी हमारे स्कल्पचर हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत ही महंगे मार्बल से बने हुए होते हैं, है ना। तो मार्बल, लाइमस्टोन, स्लेट एंड मार्टर यूज कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। तो मार्बल के बने होते हैं तो उसी को हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। CaCO3 मैंने पढ़ाया था अभी, मार्बल ही होता है, उसके बने होते हैं। अ कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड विद गिवन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हमारे जो कार्बोनेट हैं वो किसके साथ में, एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे और क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो देखा होगा आपने ताजमहल भी ना आजकल फीका पड़ता जा रहा है आपका, है ना। इतना सुंदर था, इतना चमकदार था, उसकी चमक कहाँ चली गई, इतना ज़्यादा लश्कर था ताजमहल के अंदर, वो ये चला गया कि हमारी जो एसिड रेन जो हो रही है, एसिड के साथ रेन जो हो रही है, उसके साथ में आपके एसिड जो मिल जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से उसकी चमक खोती चली हुई जा रही है ताजमहल की, है ना। 17वीं सेंचुरी में बनाया था आगरा में, लेकिन क्या है इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, ट्रैफिक हो गया, इंडस्ट्री हो गई, और मथुरा की जो रिफाइनरी वगैरह है ना उनका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका ताजमहल के ऊपर, ठीक है ना। वो गंदा धुआं निकलता है और यहाँ पर जो बारिश होती है फिर वो ओजोन लेयर में आपके एटमॉस्फेयर में चली जाती है स्मोक वगैरह इंडस्ट्री से, और जब बारिश होती है तो वो धुल के आपकी जो है ना नीचे जो जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स और ये सब जो स्कल्पचर्स हैं वो सारे के सारे घिसने लगते हैं, उनकी चमक जाने लगती है। तो इसी की वजह से ना बहुत तरीके के हमारे स्टेप्स उठाए गए हैं कि हमारी जो मनुस्क्रिप्ट और जो हमारे जो स्कल्पचर हैं वो ख़राब ना हो, घिसे ना हो। तो उसके लिए रूल्स वगैरह बनाए गए हैं, और वो रूल्स ये हैं कि आप ना आप उस बिल्डिंग के दौरान में जहाँ पर आपकी मनुस्क्रिप्ट है, स्कल्पचर है, वहाँ पर ट्रैफिक जो ना नहीं ले जा सकती 1.5 किलोमीटर के अंदर की रेडियस में, उसकी प्रीमाइसेस में जहाँ पे कोई चीज़ बनी होगी। और द फ्लू गैसेस कमिंग आउट द केमिकल, है ना, चिमनी से निकलने वाली जो फ्लू गैसेस हैं, है ना, वो जो निकलती हैं ना वो नॉट कंटेन एनी एसिडिक कंपोनेंट, उनमें कोई एसिडिक कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि SOS और NOx नहीं होना चाहिए। तो आपका ये जो ना जो पार्ट 6 है, जो लास्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 8 का आपका, जिसका नाम है चैप्टर का एयर का, वो आज ख़त्म हो जाता है। आज ये हमारा जो ना पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर ख़त्म होने जा रहा है। तो आप लोग उसको बड़े ध्यान से समझेंगे और देखेंगे, है ना, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कोई चीज़ अगर ठीक करने वाली होगी तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, आपकी बात को, आपको तवज्जो दी जाएगी आपकी कमेंट को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट जल्दी ही अगले किसी नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप इसको रीड करें, अच्छे से समझें, पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बता दें, साथ ही साथ ना बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे कि जो भी वीडियोस आपको मिलें तो आपको ढूंढने की ज़रूरत ना हो, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो प्रेस आइकन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर कर दें कृपया करके। सो थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल SC Square। थैंक यू वेरी मच।